हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा विश्वकर्मा एकेडमी। और जैसे कि हम लोग जो स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप है पेपर फर्स्ट बीएड थर्ड सेमेस्टर का, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अब दो तीन टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि प्रयोगशाला हो गया। ठीक है, अब आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कर्मचारी स्टाफ। तो कर्मचारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं या फिर अभी तक आए हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि इसका प्रीवियस वीडियो पे हम लोगों ने प्रयोगशाला को एक इमेज, मतलब कि मैंने बताया था कि इमेज बना लीजिएगा माइंड में कि प्रयोगशाला है, उसके अंदर क्या क्या होता है। वैसे ही स्टाफ वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोग ऑलमोस्ट इतने तो समझ में आते ही है कि क्या कैसे किस कंपनी में कैसे कौन से स्टाफ्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इसका हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन दिया गया है, स्टाफों ये सॉरी कर्मियों कार्मिकों को और या फिर स्टाफ की भर्ती एवं चयन से प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो इस पे क्या है कि कैसे क्या प्रक्रिया होती है। ये अब जैसे कि अभी तो जैसे कि ये पूरा सेंटेंस रीड नहीं करा, तो अपने आप से अगर सोचेंगे क्या है, पहले फिलअप होगा, फिर उसके बाद वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद फिर इसको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद अगर कुछ और इंटरव्यू के बाद अगर रिटर्न भी करना होगा या रिटर्न पहले होगा इंटरव्यू बाद में होगा, तो ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, सबको पता है कि इतना इतना होता ही है। फिर इसके बाद अब देखते हैं कि क्या इस पे दिया गया है। तो इसमें बताया गया कि स्टाफ की भर्ती का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है, जो उन्हें संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भर्ती का अभिप्राय संगठन के स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को सूचना उपलब्ध कराना है। इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग आवेदन पत्र भेजें ताकि चयन करने में आसानी रहे। भर्ती के अंतर्गत अधिकाधिक लोगों को आकर्षित किए जाने के प्रयास के कारण ही उन्हें सकारात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए एक बताया जाता है, सूचना नोटिस जारी होती है कि ये वैकेंसी निकली है, और फिर उसके बाद सब लोग फिल करते हैं फॉर्म को। फिल करने के बाद देखिए, जैसे सरकारी वाले में क्या है, पहले एग्ज़ाम हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसमें कि डायरेक्ट इंटरव्यू से भी हो जाता है, जैसे प्राइवेट में भी है। तो इस पे ये हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो वहाँ पे सीनियर्स लोग होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद क्या है, फिर उसका उनका सिलेक्शन होगा, नोटिस मतलब कि एक मेरिट बनेगी किसको सेलेक्ट किया गया है, किसको रिजेक्ट करा गया है। ठीक है, अब देखिए, इसकी एक डेफिनेशन है, और वो ये डेफिनेशन काफ़ी ईजी भी मान सकते हैं और जल्दी ही याद हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको याद करना है। तो देखिए, इस पे दिया गया है, फिलिपियो के अनुसार भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन। अब इसको याद कैसे करेंगे। अब देखिए, फिलिप्स कंपनी है, तो इस पे देखिए क्या दिया गया है, इन्होंने फिलिपियो है, तो फिलिपियो की जगह हमने फिलिप्स कर लिया। अब फिलिप्स कंपनी में कुछ रिक्त पद हैं और उनको भावी कर्मचारी की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं कि फिलिपियो मतलब कि फिलिप्स कंपनी है, वहाँ पे कुछ रिक्त पद हैं। रिक्त पद से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसकी डेफिनेशन हम लोग याद कर रहे हैं, स्टाफ की याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा सा हिंट क्योंकि ज़रूरी है। सारे जितने भी आप लोग याद करेंगे वो हिंट के तौर पे ही याद करिएगा, जैसे कि कुछ ना कुछ रिलेट करके याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे लिखने के लिए आपको जितना याद होगा प्लस आपको जितना दिमाग में होगा वही आप लोग लिख पाएंगे। एक्स्ट्रा बाकी फिर अपने भरोसे ही है, जितना फिर आप लोग लिख सकें। ठीक है, तो देखिए, ये वाला याद हो कि मेरे ख्याल से फिलिपियो के अनुसार से भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों की खोजने एवं से उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है, भर्ती व चयन प्रक्रिया के सोपान जो स्टेप्स होते हैं उनको भी देख लेते हैं कि कैसे क्या करा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभ कर्मियों की मांग के निर्धारण से होता है, जिसके बारे में प्रधानाचार्य प्रबंधक को सूचित कर देता है। फिर इसके बाद भर्ती के स्रोतों की पहचान, अर्थात भिन्न भिन्न पदों के लिए अलग अलग अर्हताधारी शिक्षकों को कहाँ से बुलाया जाए इसकी व्याख्या करना। फिर इसके बाद इच्छुक लोगों को आवेदन करने हेतु आमंत्रित करना, जिनमें
निम्न विवरण से आवश्यक हैं। रिक्त पदों की संख्या, कार्य की प्रकृति, अपेक्षित योग्यताएं, अनुभव हो जाएगा। फिर वेतन का विवरण, नौकरी की शर्तें, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि और फिर चयन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, तो ये काफ़ी, देखिए ये आप लोग को सारे पॉइंट्स आपको पता है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, कि सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया 4th पॉइंट में, योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना, अर्थात सभी आवेदकों के प्रपत्रों की जांच करके वांछित योग्यताधारी आवेदकों की सूची बनाना तथा उन्हें चयन से प्रक्रिया में शामिल करना। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रोसेस। अब देख लेते क्या और दिया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है, जिनमें प्राचार्य की सहभागिता रहती है, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह से ज्ञात रहता है कि विद्यालय में कुशल से शिक्षण व्यवस्था के संचालन में किस प्रकार के योग्यताधारी शिक्षक अधिक उपयुक्त साबित हो सकते हैं। इसके बाद भी यदि प्रधानाचार्य चाहे तो चयनित अभ्यर्थियों से प्रदर्शन कक्षाएं, डेमो क्लास जो होती है वो भी लगवाकर भी उनकी शिक्षण दक्षता का सही आकलन कर सकते हैं। ठीक है, आज जैसे कि टीचर्स के लिए अगर बुलाया जाएगा तो टीचर्स में क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाएंगे, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कुल मिला के देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको डेमो क्लास के लिए भी बोला जा सकता है, क्योंकि जब तक डेमो क्लास नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि आप लोग मतलब कि कैसे क्या पढ़ा रहा है जो भी गया है। ठीक है, और सीनियर में आपके प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, सीनियर टीचर्स भी हो सकते हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, और भी लोग हो सकते हैं जो आपके डेमो क्लास को देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कि स्टाफ मूल्यांकन को समझाते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो किसी भी शैक्षिक संस्था के अच्छे संचालन हेतु प्रधानाचार्य का यह दायित्व होता है कि वह अपने स्टाफ अर्थात शिक्षकों द्वारा छात्रों के शिक्षण हेतु किए गए प्रयासों को सही दिशा प्रदान करे। ठीक है, देखिए इस पे क्या है कि टीचर्स को, या तो देखो टीचर्स अगर जैसे कि अच्छे प्रयास कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, उसको अगर जैसे कि कुछ चीज़ें उसकी अच्छी लग रही टीचर्स को तो उसको बताएं, ठीक है, कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये कंटिन्यू करें। अगर कुछ नेगेटिविटी आ रही है टीचर्स के अंदर और वो सही से नहीं कर पा रहा है तो उसको भी आप बताएं। जैसे कि प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल बताएगा तो वो जो भी गलत काम या थोड़ी सी गलत तरीके से पढ़ा रहा है या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है तो उसको वो समझाएगा, तो वो अपना जो टीचर है वो खुद उस पर काम करेगा और अच्छे से अपना आगे 100% देगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया स्टाफ मूल्यांकन न सिर्फ शिक्षकों के शिक्षण का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है वरन उनकी व्यावसायिक योग्यता और व्यक्तिगत गुण व शिक्षण के निश्चित व संभावित लक्ष्यों की प्राप्ति का भी निर्देशांक होता है। एक अच्छे ढंग से नियोजित किया गया स्टाफ मूल्यांकन शिक्षकों के शिक्षण कार्य में निहित शक्तियों व कर्मचारियों की पहचान करने में सहायक होता है। अतः स्टाफ कर्मचारियों मूल्यांकन कार्य प्रधानाचार्य के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि उनकी सहायता का एक हिस्सा है। इसके जो मूल हैं, दो प्रश्न हैं, मूल दो प्रश्न होते हैं। तो देखिए जितने भी टीचर्स होते हैं, टीचर्स प्लस स्टाफ जो भी हमारा कर्मचारी होते हैं स्कूल में, वो सारे क्या है प्रधानाचार्य के लिए एक क्या है एक हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि जो स्कूल होता है, स्कूल में काफ़ी लोग होते हैं। अब वो प्रिंसिपल से मान लीजिए, प्रिंसिपल के बाद टीचर होगा, टीचर के बाद अपने अदर से जितने भी हमारे वर्कर्स हैं या कर्मचारी हैं तो वो भी होते हैं। तो इन सब से मिला के एक पूरा संगठन बनता है जिससे कि जो स्कूल है वो प्रोसेस में रहता है। ठीक है, और ये सारा काम किसके लिए किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद दिया गया है कि जो दो मूल्य हैं, जो दो मूल प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। क्या स्टाफ शिक्षकों के मूल्यांकन से छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने हेतु
जरूरी जानकारी मिल पा रही है, सबसे पहला। सेकंड में दिया गया है क्या छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यकता प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि स्टाफ के मूल्यांकन में छात्रों को शामिल किया जाए ताकि शिक्षक भी यह समझ सके कि छात्रों ने इस मूल्यांकन द्वारा क्या लाभ प्राप्त किया और उनके सीखने के लिए आवश्यक अगले कदमों की पहचान कैसे हो सके। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेंटेंस को। फिर इसके बाद है स्टाफ मूल्यांकन की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि इसके द्वारा किसी भी शैक्षिक संस्थान में या संस्था में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति तथा व्यवस्था कर पाना संभव होता है। ठीक है, अब देखिए इसी से पता चलता है कि जब जहाँ पे भी कमी होती है उसके द्वारा ही पता चलता है कि कितने स्टाफ वहाँ पे हैं कितने नहीं हैं। तो यह कर्मचारियों शिक्षकों से संबंधित सभी बातों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे नियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, कार्य सौंपना, वेतन, मजदूरी, प्रशासन, सेवा निवृत्त एवं अनुशासन आदि। ठीक है, थर्ड पॉइंट में दिया गया यह मानवीय शक्ति का पूर्ण उपयोग तथा उनके सदुपयोग करने से संबंधित है। फिर इसके बाद है इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्था का उत्तम से संचालन करना व छात्रों को अधिकाधिक लाभान्वित करना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट दिया गया है यह कर्मचारियों या शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। यह कार्य कल्याण पर विशेष ध्यान देता है जिससे प्रभावित होकर शिक्षक पूर्ण क्षमता से अपना कार्य करते हैं। फिर है नेक्स्ट है इसके द्वारा शिक्षकों को उनकी योग्यता व रुचि के अनुसार कार्य का वितरण किया जा सकता है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस टीचर को जिस सब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों के लिए क्योंकि उसी में उसकी इंटरेस्ट है। ठीक है, उसको इंटरेस्ट आता है, वो अपने से एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। अगर अलग सब्जेक्ट दे दिया जाएगा तो फिर उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसके बाद बताया गया कि इसके द्वारा व्यक्तिगत हितों की ओर ध्यान न देकर सामूहिक हित की ओर ध्यान दिया जाता है। और फिर लास्ट पॉइंट इस पे है कि इसके द्वारा विद्यालय की मानव शक्ति व समुचित उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फिर दिया गया है अभी और पॉइंट है इसके, और इस पे दिया गया है यह शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, व्यावसायिक विकास को प्रेरित करता है और इसके द्वारा कर्मचारियों के प्रशिक्षण व पदोन्नति की व्याख्या करना संभव होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसके द्वारा उचित योग्यता वाले व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है व कार्य की दशाओं व वातावरण को श्रेष्ठ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थर्ड एक क्वेश्चन है वो दिया गया स्टाफ या शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, कि व्यावसायिक मतलब कि इससे बताया गया है कि कैसे वो स्टाफ विकास करेगा व्यावसायिक में। अब देखिए इसको करने से हाँ चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो व्यावसायिक विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यावसायिक दक्षता का विकास करने में मुख्य तत्व है शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो NCFTE व्यावसायिक औसहित शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षकों के व्यावसायिक महत्व का विकास करने पर जोर देती है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP और सर्व शिक्षा अभियान ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालय के शिक्षकों के लिए विकास क्षेत्र और समूह संसाधन केंद्रों के माध्यम से व्यावसायिक विकास प्रदान करने के लिए कई स्थल उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन IASE, कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन CTE, द स्टेट ऑफ काउंसिल्स एजुकेशन रिसर्च SCERT ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स और कुछ गैर सरकारी संगठन शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण से कार्यक्रम संचालित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपको मैंने इस पे बताया गया है, ठीक है, ये सारे शिक्षा से रिलेटेड है जिसपे सरकारी टीचर्स बनते हैं इससे। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया अतः एक विद्यालय का प्रमुख होने के नाते
प्रधानाचार्य की भूमिका में शिक्षकों को अपने कार्य में सुधार लाने के लिए सक्षम करने की अव्यक्त रूप से शामिल होता है। यह काम सरल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी बाधाएं बजट सहित जो बजट की दिक्कतें होती हैं वो भी आती हैं इस पे, जो प्रधानाचार्य के नियंत्रण में नहीं है। फिर भी प्रधानाचार्य को विद्यालय आधारित रणनीतियों के माध्यम से शिक्षकों की शिक्षा क्षमता को अधिकतम करने के अवसर देने चाहिए और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के शैक्षणिक स्वप्न को हमारी कक्षाओं में शिक्षक साकार कर सके, इसके लिए भी शिक्षकों को व्यावसायिक विकास करने का कार्य विद्यालय प्रमुख प्रधानाचार्य के कंधों पर ही है। ठीक है, तो सारा काम किसके कंधों पे है? प्रधानाचार्य के कंधों पे है, क्योंकि ये सारे जहाँ पे भी आप लोग जाएंगे वहाँ का एक सीनियर होगा, उसके अंडर में ही सारा काम आप लोग को करना पड़ेगा। ट्रेनिंग जितनी भी होती है एक सीनियर के अंडर में होगा, सीनियर मतलब कि वहाँ का हेड जो भी। फिर इस पे दिया गया नेशनल प्रोग्राम डिजाइन से एंड करिकुलम्स फ्रेमवर्क 2014 का भी मुख्य क्षेत्र विद्यालय प्रमुख की क्षमताओं का विकास करके पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया को बच्चों पर केंद्रित रचनात्मक संलग्नता के रूप में रूपांतरित करने पर केंद्रित है। इस तरह अपने विद्यालय में हर शिक्षक के सतत व्यावसायिक विकास को संयोजित करने, उनकी निगरानी करने और उसे सक्षम करने में विद्यालय प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, फिर इस पे दिया गया है, आप देखिए ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस आप लोग याद कर लीजिए। क्या दिया गया है? क्रिस्टोफर डे 1999 भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को एक जीवन पर्याप्त की गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए, जो उनके निजी और साथ ही व्यावसायिक जीवन पर और कार्यस्थल की नीति और सामाजिक संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यह बात प्रधानाचार्य के ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक जैसे छात्र हमेशा सीखते ही रहेंगे, शिक्षक भी वैसा ही हमेशा सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो शिक्षक को आप लोगों ने देखा ही होगा कि अगर शिक्षक बन गए तो फिर वो शिक्षक के ही पूरा, जैसे कि कोई भी जॉब होती है उस पर हम लोग अगर जैसे सेटलमेंट हो गया तो फिर उसी पे ही लगे रहते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं चेंज करते हैं। तो वैसे ही शिक्षक का काम है कि अगर एक बार शिक्षक बन गया तो वो शिक्षक पूरी लाइफ बना रहता है और अपना कुल मिला के अगर जैसे सरकारी के साथ साथ वो अपना एक्स्ट्रा वर्क जब भी टाइम मिलता है तो वो पढ़ाई में ही बच्चों को पढ़ाता रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और स्टाफ के बारे में आप लोग समझ ही गए हैं, क्योंकि कुछ तो आप लोग के टॉपिक्स आते थे, कुछ बातें आप लोग को स्टाफ के बारे में पता ही हैं। ठीक है, और कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने सीख ली है। तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक भी आप लोग का कंप्लीट हो गया, और स्टाफ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।